Gauri and Adya, please go ahead and start the session. Okay. Greeting delegates. We welcome you all to the 8th edition of Novoices Summit, an organization trusted for its quality since past 5 years. As we promised, we will be delivering our 3 plus 1 training sessions. Adya, please continue. Before we start, we would like to we just have a few important announcements for you all. First of all, be very active on your email. We constantly send mails and updates there. You can also follow our Instagram at the rate the novices for updates. Secondly, make sure you all have joined WhatsApp community and Telegram lobbying group. Link for both have been mailed. Thirdly, background guides will be mailed to you 10 days prior to the event, and itinerary and dress code will be released 3 to 5 days prior, but keep ready your Indian and Western formals. And if you have any doubts, you can reply to messages on community and your doubts will be answered in 24 hours. We will be sending a message for the same every day till the conference. These sessions are being recorded. Recordings will also be shared after all the sessions are over. Now it's time to commence the session. Um, now it's time to Yeah. commence the session. Please, Gauri, Now please it's take time over. to commence the session covering topic Indian. For the session, we have with us We will commence the session covering the topic Indian. And for this session, we have with us Advocate Muhammad Shadiq Khan sir, who is an advocate by profession and a true mentor by passion. His strong knowledge base and grasp of Indian committees is what makes him stand out. With vast experience of many years, yet humble nature, he is inspiration for many. Let's welcome sir. Please take over. Shadik sir, are you over here? Can you please unmute and start with the session? Hello everyone. Hello, sir. सबसे पहले जितने लोग अगर अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं वो सारे लोग आप अपना कैमरा ऑन कर लो। अ, ऐसा ना लगे कि स्कूल एंड कॉलेजेस की ऑनलाइन बोरिंग क्लासेस है, तो ऐसा नहीं रखते। थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रखते हैं, ऐसा सेशन रखते हैं जिधर डिस्कस करके हम चीज़ों को जान पाए। अ, ये बिल्कुल नहीं है कि मैं सीधा आऊँ लेक्चर दे दूँ, ये इंडियन कमिटीज़ होती है, ये प्रोसीजर होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आपको भी सेशन के बाद कुछ समझ ना आए, ठीक है? और मुझे भी समझा के कुछ सही ना लगे, तो बेहतर ये है कि कैमरा ऑन कर लो। चीज़ों को डिस्कस करके सीखेंगे, ताकि फिर हमें वो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है इंडियन कमिटीज़ के ऊपर। कितने लोग इधर ऐसे हैं जिन्होंने पहले इंडियन कमिटी कर रखी है? ओके। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी पहली इंडियन कमिटी है, जिन्होंने पहले कभी इंडियन कमिटी नहीं करी? ठीक है। मतलब काफ़ी लोग हैं जिनकी पहले इंडियन कमिटी है। इस सेशन के बाद से हमारा ऐसा होगा कि जिनकी पहली इंडियन कमिटी है, उनको भी काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा इंडियन कमिटीज़ के बारे में। स्टार्ट करते हैं।
इंडियन कमिटीज बेसिकली दो टाइप की इंडियन कमिटीज होती हैं। एक होती है कन्वेंशनल कमिटीज, दूसरी होती है नॉन कन्वेंशनल कमिटीज। कन्वेंशनल कमिटीज वो होती हैं जिनके रूल एंड प्रोसीजर कहीं लिखे गए हैं। नॉन प्रोसीजरल कमिटी वो होती है जिनके रूल रेगुलेशन प्रोसीजर कहीं नहीं लिखे गए हैं। हमारी जो कमेटी है वो नॉन प्रोसीजरल कमेटी है। इट्स मीन कि इसका रूल एंड रेगुलेशन कहीं नहीं लिखा गया। ऑन द अदर हैंड जो हमारी लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, ये सारी कन्वेंशनल कमिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल रूल एंड प्रोसीजर जो लोकसभा की होती है वो ग्रीन बुक के अंदर लिखी होती है, जो राज्यसभा की होती है वो रेड बुक के अंदर लिखी होती है। सेम गोज फॉर स्टेट असेंबलीज। लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं। तो दो तरीके की कमिटीज होती है, एक जिनका रूल रेगुलेशन प्रोसीजर किसी बुक के अंदर लिखा गया है उसे हम कन्वेंशनल कमेटी बोलते हैं, जिसका नहीं लिखा गया है उसको हम नॉन कन्वेंशनल कमेटी बोलते हैं। जैसे हमारा एआईपीपीएम हो गया, सिटीजन डायलॉग हो गया, और भी बहुत सारी फिक्शनल कमिटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंसर समिट होता है। तो ये जो सारी कमेटी हैं ये नॉन कन्वेंशनल कमिटीज हैं। तो दो तरीके की इंडियन कमिटीज होती है। अब आते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन सी इंडियन कमिटीज हैं। तो इधर देखा जाए तो एक एआईपीपीएम है, दूसरी सिटीजन डायलॉग है। एक एक करके हम दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी कमेटी जैसे हम कर रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बहुत सही तरीका है उसको जानने का कि ये कमेटी का क्या मतलब है, क्यों ये कमेटी स्टार्ट हुई, क्यों ये कमेटी एमयूएन के अंदर कराई जाती है, और इस कमेटी का क्या मतलब है। तो इन चीजों को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं लाइक 1926 से। मोस्टली लोग जो एआईपीपीएम करते हैं उन्हें ये लगता होगा कि एआईपीपीएम आज के समय की कमेटी है या पिछले कुछ समय से लाइक 10 ईयर 12 ईयर से एग्जिस्टेंस में है। ऐसा नहीं है। हमारी जो एआईपीपीएम कमिटीज है, अगर इसके इतिहास को थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे तो हम ये पाएंगे कि इसका जो इतिहास है वो 1926 के अराउंड स्टार्ट होता है। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने साइमन कमीशन के बारे में सुना होगा। ठीक है। तो 1926 के अराउंड साइमन कमीशन बनाया जाता है। साइमन कमीशन जब इंडिया भेजा जाता है तो उस टाइम आप सबने सुना होगा एक नारा साइमन गो बैक का नारा स्टार्ट होता है। उसका मेन रीजन ये था कि वो जो कमीशन थी उसके अंदर कोई भी इंडियन नहीं था। इसके लिए जो इंडियंस थे वो साइमन कमीशन का बाइकआउट कर रहे थे। जब साइमन कमीशन का बैकआउट करना शुरू हुआ, जब साइमन कमीशन को भेजने की बात होने लगी, तो उस टाइम में इंडिया के अंदर जो सेक्रेटरी जनरल थे उस टाइम के, उन्होंने एक चैलेंज ये दिया कि इंडिया और इंडियंस इतने कैपेबल नहीं हैं जो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। इस चीज को जब एक इलाहाबाद के अंदर एक लॉयर थे, जब उन्होंने सुना तो वो बात उनको बहुत बुरी लगी कि कोई इंडियंस को कैसे कह सकता है कि इंडियंस इतने कैपेबल नहीं है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। ये बात सुन के उन्होंने 1926 में एक मीटिंग बुलाई दिल्ली के अंदर, जहां उन्होंने ये एक बुक, एक रूल रेगुलेशन बनानी स्टार्ट करी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। तो जो पहली मीट बुलाई गई 1926 में दिल्ली के अंदर, जिसमें जो मेन पार्टी थी, प्रिंसली स्टेट थे, मुस्लिम लीग थी, हिंदू महासभा थी, और भी बहुत छोटे छोटे दल थे। ठीक है। इन सबको बुलाया गया। ठीक है। जो एडवोकेट जिन्होंने वो मीटिंग बुलाई थी उनका नाम था मोतीलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनके फादर थे। तो वहां से 1926 से स्टार्ट हुई ऑल पार्टी मीट को बुलाने के लिए, सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए। उसके बाद से सेम ईयर में 1927 में अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह, फॉर एग्जांपल मद्रास में बुलाई गई, लखनऊ में बुलाई गई, अलग अलग पार्ट में बुलाई गई, जो 1926 की जो रिपोर्ट थी उसको डिस्कस करने के लिए। ठीक है। जब उसको हमने डिस्कस करा, ठीक, तो उधर 7 पॉइंट्स रेडी किए गए थे जिनको बाद में हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं।
उस रिपोर्ट में ये था कि भाषा के आधार पे राज्यों का गठन हो, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करी गई थी, रिजर्वेशन के बारे में बात करी गई थी, ऐसे करके 7 पॉइंट्स उधर डिस्क्राइब किए गए थे। बाद में वो जो नेहरू रिपोर्ट था वही आधार बना आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, एंड उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थी फिर वही आधार बनी आज के आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अगर आज हमारे बीच हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ऑल पार्टी मीट का माना जाता है। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स हैं जब एक बार हम सेशन खत्म कर लेंगे, जितने भी आपके डाउट्स होंगे हम सारे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एआईपीपीएम का हिस्ट्री। उसके बाद हमारी पहली इलेक्शन जो होती है वो 1952 में होती है। ठीक है, जब 52 में हमारी पहली इलेक्शन होती है, जब गवर्नमेंट बनती है, तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो प्राइम मिनिस्टर होते थे वही ऑल पार्टी मीट बुलाते थे। ठीक, बट अभी जो रीसेंट ट्रेंड जो हमने देखा है उसमें हमने ये देखा है कि कोई भी मिनिस्ट्री ऑल पार्टी मीट बुलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल को बजट आने वाला है, अगर बजट को गवर्नमेंट को पहले से ही डिस्कस करना है ताकि जब वो चीज पार्लियामेंट के अंदर जाए तो टाइम हम बचा सके और हम पैसा बचा सके। टाइम बचा सके, एक आपको सेंस समझ में आता होगा क्योंकि हमारी जो पार्लियामेंट है उसका टाइम बहुत लिमिटेड होता है पर सेशन का, बट पैसा भी बचा सके क्योंकि हमारी पार्लियामेंट अगर 1 मिनट भी हमारी पार्लियामेंट चलती है तो उसका कॉस्ट अराउंड 2.5 लाख रुपीज आता है हमारी पार्लियामेंट के 1 मिनट को रन करने का कॉस्ट। पार्लियामेंट का भी एग्जाम्पल थोड़ा वाइड है। पार्लियामेंट बस हम पहले वो गोल सी बिल्डिंग देखते थे, अब ट्राइंगल वाली बिल्डिंग देखते हैं। सिर्फ उससे मतलब नहीं है हमारी पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, इन तीन को मिला के हमारी पार्लियामेंट बनती है। ठीक है, तो टाइम और पैसा बचाने के लिए जो सबसे बेहतर उपाय निकाला गया वो ये था कि एआईपीपीएम बुला के फिर उसके बाद हम उन चीजों को डिस्कस कर सके। ठीक है, तो टाइम और पैसा बचाने के लिए एआईपीपीएम का कॉन्सेप्ट आज के टाइम में बहुत ट्रेंड में है। जब भी गवर्नमेंट को कुछ नेशनल इश्यूज निकल के आते हैं, कुछ डिस्कस करना होता है, कोई लॉ लेके आना होता है, तो वो पार्लियामेंट के सेशन में डिस्कस करने से बेहतर, टाइम और पैसा बचाने से बेहतर वो क्या करते हैं कि एक मीट बुला लेते हैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज की, और जो भी एजेंडा होता है, जैसे जब आपने रजिस्टर्ड करा होगा कॉन्फ्रेंस के लिए आपको एक एजेंडा दिया गया होगा, वैसे ही ऑल पार्टी मीट का अलग अलग एजेंडा होता है। रिसेंट एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जब अभी हाल ही में पहलगांव में अटैक हुआ था तो होम मिनिस्ट्री ने ऑल पार्टी मीट बुलाई थी। जितने भी वैसे लीडर जो नेशनली नोन है, जो पब्लिक एट लार्ज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको उस मीट का पार्ट बुलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके यहाँ से कोई विधायक चुन के आता है या कोई सरपंच चुन के आता है उसको हम उठा के ऑल पार्टी मीटिंग बुला सकते हैं। मोस्टली जो नेशनल पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है या फिर वैसे लीडर्स को इनवाइट किया जाता है जो कि नेशनली नोन फेस होते हैं। ठीक है, तो ये था कि आपका ऑल पार्टी मीट क्या होता है। अब आते हैं कि हम कॉन्फ्रेंस के अंदर ऑल मतलब जब हमारी 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होगी तो उन 2 दिन में हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि एआईपीपीएम की क्या हिस्ट्री थी 1926 से, फिर हमने जाना कि टाइम के अनुसार कैसे उसमें बदलाव होता गया, कौन बुलाता है, कौन पार्ट होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 2 दिन हम आगे क्या करने वाले हैं। ऑल पार्टी मीट जब हमारी स्टार्ट होगी तो पहला, जब आपने रजिस्टर्ड करा होगा, ठीक है, तो आपको आपका पोर्टफोलियो मिला होगा, आपको एक एजेंडा दिया गया होगा, या हो सकता है कई बार लोग एजेंडा देख के भी रजिस्टर्ड करते हैं। सबसे पहली चीज आपको जो इंडियन कमिटीज में करनी होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो मोस्टली लोग मिस कर देते हैं इंडियन कमिटी करते हुए, वो क्या करते हैं, जैसे अगर आपको पोर्टफोलियो मिला, पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ना बाद में स्टार्ट करते हैं, सीधा एजेंडा को उठाते हैं, गूगल पे, यूट्यूब पे, चैट जीपीटी पे कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो भी आता है फिर उसको लिख के फिर उसको स्पीच प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। बट ये तरीका बिल्कुल गलत है। जब भी आप इंडियन कमिटी कर रहे हो तो सबसे जो बेहतर तरीका है इंडियन कमिटी करने का, जब आपको पोर्टफोलियो मिलता है, आप पहले अपने पोर्टफोलियो से स्टार्ट करो।
पहले आप अपने पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ो कि आपको जो पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट करना है, उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करो। अगर आपको बेहतर समझना है आपके पोर्टफोलियो के बारे में, आपको गूगल पे चीज़ें नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, तो आप एक काम करना, आप अपने पोर्टफोलियो के साथ गूगल पे माईनेता.कॉम खोलना। माईनेता.कॉम जब आप खोलोगे तो आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको उधर मिल जाएँगी। उधर से आप अपने पोर्टफोलियो के बारे में सारी चीज़ों को रिसर्च कर सकते हैं। जब एक चीज़ बिल्कुल आप ध्यान रखना, मैंने जब आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि आप अपने पोर्टफोलियो को पहले उसके बारे में पढ़ना, इस चीज़ को बिल्कुल आप पकड़ के रखना। ये हम थोड़ी देर के बाद जानेंगे कि पोर्टफोलियो पढ़ना क्यों ज़रूरी है पहले, ठीक है? तो पहले आप अपने पोर्टफोलियो से स्टार्ट करो। जब आपने अपने पोर्टफोलियो के बारे में स्टार्ट कर दिया, उसके बाद फिर आपकी बारी आती है कि आपको आपके टॉपिक के बारे में रिसर्च करना होता है। यूजुअली जब हम एम-इन-वाई-पीज़ कहीं भी शेयर करने जाते हैं, एक ट्रेंड आज के टाइम में जो देखा गया है, सबसे ईज़ी तरीके से लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। गूगल से 2-3 आर्टिकल निकाल लेते हैं, यूट्यूब से निकाल लेते हैं, सबको मिक्स करके कुछ अलग सा ही स्पीच बना लेते हैं, ठीक है? जो कि बिल्कुल सही तरीका नहीं है। मोस्टली कॉलेज एंड स्कूल के स्टूडेंट हैं, अगर अभी से हमारी ये आदत लग जाएगी तो हमें जब हम कॉम्पिटिशन वाले दिन आएँगे, जब हम अपनी स्पीच देंगे, तो और जो जो अच्छे से रिसर्च करके आया होगा, दोनों के बीच में आपको बहुत बेहतर फ़र्क दिखने को मिल जाता है। हम इतने सालों से जब चेयर कर रहे होते हैं, जब आप स्टार्टिंग के 2-4 लाइन बोलना स्टार्ट करते हो, हमें बिल्कुल समझ में आ जाता है कि आप चैट जीपीटी से बोल रहे हो या फिर आप गूगल से बोल रहे हो या किस आर्टिकल से बोल रहे हो, ये चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को बचने के लिए बेहतर ये है कि सही तरीके से रिसर्च किया जाए, ठीक है? अब ये है कि सही तरीका क्या हो सकता है रिसर्च करने का, ठीक है? या एक बेहतर स्पीच क्या हो सकती है किसी भी वाईपी में पार्टिसिपेट करने के लिए, या किन पैरामीटर पे किसी भी स्पीच को जज किया जाता है, ठीक है? ये 3 मेन क्वेश्चन है, ठीक है? इनका आंसर है कि आप क्या करते हो, आपको जैसे ही टॉपिक दिया जाता है, आपने उसको उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, जो कि बिल्कुल सही तरीका नहीं है। आपको पहले देखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे टॉपिक को समझ सकते हैं, ठीक है? हमें क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टॉपिक सपोज़ आर्टिकल 370 है, ठीक है? आर्टिकल 370 के बारे में डिबेट हो रहा है, आर्टिकल 370 हमें टॉपिक दिया गया है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो हमें क्या ढूँढना है, सबसे पहले हमें आर्टिकल 370 का ओरिजिन ढूँढना है, ठीक है? कि 370 की बात सबसे पहले किधर हुई थी, ठीक है? जब हमने आर्टिकल 370 को ढूँढना स्टार्ट किया, हम ये पाएँगे कि जो सबसे पहले इसकी बात करी गई थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करी गई थी, ठीक है? हमें ये फाइंड आउट कर लिया कि उसका जो रीज़न है वो कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट हुआ, ठीक है? डन है? इसके बाद हमें क्या देखना है कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर्टिकल 370 को लेके आ रही थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आर्टिकल 370 को लेके क्या डिबेट एंड डिस्कशन हुआ? उसको हमें थोड़ा-सा रिसर्च करने की ज़रूरत है। इट्स मीन कि हमें ओरिजिन से स्टार्ट करने की ज़रूरत है कि कोई भी टॉपिक जब हमें दिया गया है, तो उस टॉपिक की आखिर बैकग्राउंड क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। जब हमें शुरुआत मिल जाता है, जब हमें उसका ओरिजिन मिल जाता है, हमारा 50% काम बिल्कुल डन हो जाता है। एक तो ये तरीका है कि आप अ, इन चीज़ों को उसके ओरिजिन से ढूँढना स्टार्ट करो। जो दूसरा तरीका है ढूँढने का, आप क्या कर सकते हो, अगर आपको उस टॉपिक को और बेहतर नॉलेज चाहिए, ठीक है? आप google.scholar.com पर भी जा सकते हो, आपका जो टॉपिक है उसको उधर पेस्ट कर सकते हो। उधर आपको बहुत क्वालिटी के लाइक रिसर्च पेपर मिल जाएँगे, वेरिफाइड रिसर्च पेपर मिल जाएँगे। ज़्यादा पेज के नहीं होते, 3-4 पेजेज़ के रिसर्च पेपर होते हैं। आप अगर 1 पेज भी मतलब 1 रिसर्च पेपर भी अगर आप पढ़ लो, तो आपका बहुत हद तक काम पूरा हो जाएगा, ठीक है? तो पहला हम उसको रिसर्च पेपर पढ़ लेंगे, हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी टॉपिक की, या हमने अगर उसका ओरिजिन ढूँढ लिया, उसका बैकग्राउंड ढूँढ लिया, हमारा बहुत हद तक काम पूरा हो जाएगा। जब हमारा काम पूरा हो जाएगा ओरिजिन को फाइंड आउट करने का, जब हमारा बेसिक रेडी हो जाएगा,
अब हमें क्या करना है, अब हमें स्पीच के हिसाब से अपनी चीज़ों को प्रिपेयर करना है। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे थे आर्टिकल 370 का, हमने उसका ढूँढ लिया, ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के आता है, हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट देख ली। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उससे रिलेटेड और क्या-क्या प्रोविज़न है। जब हमने प्रोविज़न फाइंड आउट कर लिया, ठीक है? उसके बाद फिर हमें फाइंड आउट करना है कि उस प्रोविज़न से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट्स के क्या-क्या जजमेंट हैं, क्या-क्या रूलिंग्स हैं। जब हमने उस जजमेंट और रूलिंग को जान लिया, ठीक है? उसके बाद पहली चीज़ तो हमने ओरिजिन जान ली, दूसरी चीज़ हमने उससे रिलेटेड प्रोविज़न जान लिया, तीसरी चीज़ उससे रिलेटेड हमने रूलिंग जान ली, जजमेंट जान लिए। ये 3 चीज़ करने के बाद जो हमें चौथी चीज़ करनी है, वो ये करनी है कि आपको आपके टॉपिक का जो मेन कीवर्ड है, उसको उठाना है। आपको गूगल पे जाना है, उसको उधर पेस्ट करना है, ठीक है? उसके बाद आपको लिखना है स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन इन लोकसभा और राज्यसभा। स्टार्ड एंड अनस्टार्ड क्वेश्चन लोकसभा एंड राज्यसभा का मतलब होता है वैसे क्वेश्चन जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? या जो मिनिस्टर्स हैं, वो आपके पार्लियामेंट के अंदर जिन्होंने पूछा होता है, ठीक है? वो सारे क्वेश्चन आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड निकल के आएँगे। तो वो जब आप अनस्टार्ड क्वेश्चन देखोगे, स्टार्ट क्वेश्चन देखोगे, उधर जब आप देखोगे कि आपकी स्पीच के अकॉर्डिंग, आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग उनमें से किन-किन चीज़ों को हम ले सकते हैं, जो कि आपकी स्पीच के फ़ेवर का हो। जब हम उन चीज़ों को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद हमें क्या देखनी है, हमने 4 चीज़ें देख ली। हमने ओरिजिन देख लिया, प्रोविज़न देख लिया, केस लॉ देख लिया, स्टार्ड एंड अनस्टार्ड क्वेश्चन देख लिया। उसके बाद जो हमें 5वीं चीज़ देखनी है, वो देखनी है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, वो टाइम-टाइम पे अलग-अलग इश्यूज़ को टैकल करने के लिए कमीशन बनाती है, कमिटीज़ बनाती है, ठीक है? उनके जो भी रिपोर्ट होते हैं, प्रेस रिलीज़ होते हैं, उनको एक बार हमें स्टडी करने की ज़रूरत है, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। इसके अलावा जो छठी चीज़ है, वो ये है कि आपको अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ के एनुअल रिपोर्ट मिल जाएँगे, अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ के आपको प्रेस रिलीज़ मिल जाएँगे, वो हमें वहाँ से हमें उन चीज़ों को लेने की ज़रूरत है, ठीक है? तो ये 6-7 चीज़ें जो हैं, इन 7 चीज़ों को अगर आप फाइंड आउट करते हो, तो आपका एक बहुत ही बेहतर स्पीच और बहुत ही इम्पैक्टफुल स्पीच रेडी हो जाएगा। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि समझ नहीं पाते हैं कि हमारी कम्युनिटी का क्या डिमांड है, ठीक है? हमारे टॉपिक का क्या डिमांड है, हमारे कौन से सेशन में किस तरीके की स्पीच होनी चाहिए, ठीक है? अभी हमने रिसर्च वाला जब हम आगे सेशन में जब हम सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये जो 6-7 पॉइंट थी, ये था कि आपका लाइक रिसर्च किन तरीकों से हम बेहतर रिसर्च कर सकते हैं। तो ये 6-7 तरीके हैं जिधर से आप अपनी स्पीच को थोड़ा इम्पैक्टफुल बना सकते हो। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि रेटोरिक स्पीचेज़ लेके आ जाते हैं या अपनी स्पीचों के अंदर शायरिया डाल देते हैं। जब आप कोई भी स्पीच देते हो वाईपी के अंदर, तो जो आपके स्पीकर होते हैं, आपकी स्पीच की वर्बैटम नोट करते हैं, ठीक है? तो जब आप पॉइंट्स बोल रहे हो, जब आप रिपोर्ट बोल रहे हो, तो वो नोट होता है, वो वर्बैटम में जाता है। बट अगर आप रिटॉरिक बोल रहे हो, आप शायरियों को लेके आ रहे हो, शायरी सुनाने लग रहे हो, तो वैसी चीज़ें वर्बैटम में नहीं जाती हैं, ठीक है? तो बेहतर ये है कि जो चीज़ आपके वर्बैटम में जाती है, जो इम्पैक्ट डाल सकती हैं आपकी स्पीचेज़ में, वो ये 6-7 तरीके जो अभी हमने डिस्कस करे, इनमें आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? तो ये था आपका रिसर्च वाला पार्ट। तो अभी तक हमने हिस्ट्री देखा, करंट कॉन्टेक्स्ट में एआईपीपीएम को देखा, रिसर्च का तरीका देखा। अब आते हैं कि कौन-कौन सी सेशन होती हैं एआईपीपीएम के अंदर, ठीक है? तो एआईपीपीएम के अंदर जो आपकी पहली सेशन जो होगी, जब आपने रजिस्टर्ड किया होगा, आपको एक टॉपिक मिला होगा। वो जो टॉपिक जिस पर आप रिसर्च करके आओगे, जिस पे आप अपनी स्पीच रेडी करके आओगे, उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला सेशन होगा, वो होगा ओपनिंग स्टेटमेंट क्या, ठीक है? जो लोग यूएन कमिटी से आए हैं, जिन्होंने पहले यूएन कमिटी कर रखी है, जिनकी पहली इंडियन कमिटी है, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो आपका जीएसएल होता है यूएन कमिटी के अंदर, ठीक है? वैसा ही ओपनिंग स्टेटमेंट होता है इंडियन कमिटी के अंदर।
एक थोड़ा-सा डिफरेंस दोनों में क्या है कि जीएसएल की लिस्ट जब बंद हो जाती है, आपकी कमिटी खत्म हो जाती है। बट इंडियन कमिटीज़ में क्या होता है कि जब आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर हम दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं। फिर हम पब्लिक सेशन स्टार्ट करते हैं, फिर हम प्राइवेट सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है? पब्लिक एंड प्राइवेट सेशन को थोड़ा हम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कोई मुझे ये बता सकता है, मतलब एक ये वाला एग्जाम्पल छोड़ के कि एक में मीडिया होती है, दूसरे में नहीं होती है। इसके अलावा कोई हमें बता सकता है कि लाइक दोनों के बीच के डिफरेंस क्या है? कोई भी बताना चाहेगा? कोई ट्राई कर सकता है लाइक पब्लिक एंड प्राइवेट सेशन के बीच का क्या डिफरेंस होता है? यस, बताइए। यस, रिद्धि बताइए। वान्या, इनकी माइक बंद है क्या? अच्छा, ओके। Right, sir. They cannot open their mic, but they can use the chat feature as over here. अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है। माइक बंद है, चैट पे लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यूजुअली हमें क्या बताया जाता है या हम क्या जानते हैं कि जब पब्लिक एंड प्राइवेट सेशन होता है, देखो एआईपीपीएम के अंदर 3 सेशन बिल्कुल मैंडेटरी होता है। ओपनिंग स्टेटमेंट आपका बिल्कुल मैंडेटरी होता है। पब्लिक एंड प्राइवेट सेशन जो होता है आपका, वो बिल्कुल मैंडेटरी होता है। मतलब ये हमें करना ही करना है या हमें कराना ही कराना है। ठीक है? इसके अलावा, ठीक है, अगर हमारे पास टाइम बचता है फिर हम ओपन डिबेट के लिए जा सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम बचता है फिर हम प्रेस रिलीज के लिए जा सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम एक और सेशन के लिए, पब्लिक या प्राइवेट के लिए जा सकते हैं। बट 3 सेशन बिल्कुल मैंडेटरी होता है। ठीक है? तो 3 सेशन जो होता है, एक तो पहला आपका हो गया, जब आपकी पहली होगी वो होगी ओपनिंग स्टेटमेंट। ठीक है? ओपनिंग स्टेटमेंट में आपने अपना जो आपको एजेंडा मिला है उसको, उस पे आपने स्पीच दे दिया। उसके बाद उस एजेंडा से रिलेटेड आपको क्या करना है कि एक टॉपिक सब एजेंडा जो होता है उसको आपको डिसाइड करना है। ठीक है? वो आप लॉबिंग करके डिसाइड कर सकते हैं, आपस में बात करके डिसाइड कर सकते हैं। तो जो हमारा दूसरा एजेंडा होता है, ठीक है, उस एजेंडा के ऊपर हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट सेशन होता है। ठीक है? पब्लिक एंड प्राइवेट सेशन में यूजुअली हमें ये बताया जाता है कि एक में मीडिया होती है, दूसरे में मीडिया नहीं होती है। बट जो मेन डिफरेंस होती है वो डिफरेंस होती है पार्टी लाइन की, एक डिफरेंस होती है। दूसरी जो हमारी डिफरेंस होगी कि जब हमने ओपनिंग स्टेटमेंट में या हमने पब्लिक सेशन में हमने अपने पार्टी के आइडियोलॉजी के बारे में बात करी, एजेंडा के ऊपर पार्टी के स्टैंड के बारे में बात करी। ठीक है? उसके बाद हम नेशनल पॉलिसीज के बारे में बात करी। ठीक है? जो भी नेशनल लीगल फ्रेमवर्क है उनके बारे में बात करी पब्लिक सेशन के अंदर एंड ओपनिंग स्टेटमेंट के अंदर। बट जो हमारा प्राइवेट सेशन होता है वो बेसिकली होता है आपके पोर्टफोलियो यूटिलाइजेशन के बारे में। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि एक चीज आप बिल्कुल पकड़ के रखना, आपके पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ने वाला। तो जो आपने अपने पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ा है, उन चीजों को आप प्राइवेट सेशन के अंदर यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है? इधर आप बिना डेटा के, थोड़ा रिटोरिक होके, अपने पोर्टफोलियो को यूटिलाइज करते हुए बात कर सकते हो। ठीक है? इधर आप नेशनल पॉलिसीज, डेटा के अलावा बात कर सकते हो। एक छोटी सी एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेशन को। अ, थोड़ी बहुत जो लोग इंडियन पॉलिटिक्स को फॉलो करते होंगे, उन्हें आइडिया होगा। फॉर एग्जांपल अभी रूलिंग पार्टी से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है? अभी रूलिंग पार्टी में अगर आप फॉलो करते हो, आपने देखा होगा कि बीजेपी के अंदर ही या एनडीए के अंदर ही, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो कि जो टॉप लीडरशिप है, ठीक है, उनसे वो खुश नहीं है। ठीक है? बट उन चीजों को वो पब्लिकली जाके मीडिया में नहीं बोल सकते हैं। ठीक? बट कभी तो वो उन बातों को डिस्कस करते होंगे। ठीक है? कभी तो वो अपनी मन की बातों को बताते होंगे। तो जो वो मन की बात बताते हैं, ठीक है, पब्लिकली, ठीक है, पार्टी लाइन के अगेंस्ट भी जाके, ठीक है,
वही सारी चीज़ें जो होती है आपके प्राइवेट सेशन की होती है, ठीक है? वैसी बातें जिनको हम पब्लिकली नहीं बोल सकते हैं, पब्लिकली नहीं बता सकते हैं, जो कि पार्टी के आइडियोलॉजी को नुकसान पहुँचाता हो, वैसी बातों को भी हम प्राइवेट सेशन के अंदर डिस्कस करते हैं। हम अपने पार्टी के आइडियोलॉजी के अगेंस्ट भी जाके बात कर सकते हैं। बट मेनली जो कंसंट्रेशन होता है पब्लिक सेशन के अंदर, वो होता है आपका कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे यूटिलाइज करते हैं। पहले 2 सेशन में हमने सारी बातें कर ली, ठीक है? इस सेशन में हमें क्या बात करना है कि फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है? नरेंद्र मोदी बनारस से चुन के आते हैं, ठीक है? वो कहीं और से भी इलेक्शन लड़ सकते थे इंडिया में, ठीक है? बट वो बनारस से ही क्यों चुन के आते हैं? ठीक है? और वहाँ से ही क्यों जीतते हैं? इसके पीछे की क्या समीकरण है, क्या कैलकुलेशन है, ठीक है? इन चीज़ों के बारे में आपको बात करनी है, ठीक है? अगर कोई मान के चलो राज्य स्थान से कोई नेता आता है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आता है, तो वहाँ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, उस सीट पे, उस इलाके में क्या कैलकुलेशन है लाइक उनके जीत के आने का और उन्होंने क्या काम करा है, इन सारी चीजों को हमें यूटिलाइज करके पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट करते हुए हमें पब्लिक सेशन के अंदर बोलना होता है, ठीक है? बट पब्लिक मैं बोल रहा हूँ प्राइवेट सेशन के अंदर बोलना होता है। बट जो आपकी पब्लिक सेशन होती है वो टोटली होती है आपकी नेशनल, जो आपकी पार्टी का आइडियोलॉजी है, जो एजेंडा है, जो स्टैंड है, उन पे हमें बात करना होता है। बट जो हमारा प्राइवेट सेशन होता है वो बिल्कुल अलग होता है। प्राइवेट सेशन में आप पार्टी लाइन, अच्छा पार्टी लाइन के बारे में सुना है आपने? पार्टी लाइन क्या होता है? पार्टी लाइन वर्ड सुना है आपने? ठीक है, देखो पार्टी लाइन अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, ठीक है? कि अगर कोई भी अगर अपनी पार्टी से या अपने अलायंस से नाराज है या उनकी बातें उनको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है? तो वो अपनी पार्टी लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है? या अगर अलायंस की जो लाइन है उसको क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल राहुल गांधी का पोर्टफोलियो या एक्चुअल में जो राहुल गांधी है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो बीजेपी के फेवर में बोलना स्टार्ट कर दे और कांग्रेस के अगेंस्ट में बोलना स्टार्ट कर दे? कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है? या प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो बीजेपी के अगेंस्ट में बोलना स्टार्ट कर दें और कांग्रेस के फेवर में बोलना स्टार्ट कर दें? ये चीज़ें कभी नहीं हो सकती है। ये क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि वो अपने पार्टी लाइन से बंधे हुए हैं। वो उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो जब भी आप मीडिया से बात करते हो या पब्लिकली बात करते हो, आप विद इन दी पार्टी लाइन बात करते हो। आप सबने बहुत बार न्यूज़ में पढ़ा होगा, सुना होगा कि किसी लीडर को पार्टी के अगेंस्ट बोलने के चलते पार्टी से निकाल दिया गया, ठीक है? या पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। तो क्यों सस्पेंड किया जाता है? क्योंकि जो उनकी पार्टी लाइन होती है, उसको उन्होंने क्रॉस करा होता है। जो पार्टी की इंटरनली प्रोसीजर रूल बुक होती है, उसमें जो गाइडलाइंस होती हैं कि आपको किस हद तक बात करनी है, उसको उन्होंने क्रॉस करा होता है। तो ये जो वर्ड है पार्टी लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अगर आप किसी एक दल में हो, किसी एक पार्टी में हो, तो उस पार्टी के आइडियोलॉजी एंड एजेंडा के अकॉर्डिंग हमें बात करनी होती है, उससे हमें क्रॉस नहीं करना होता है। बट जो आपकी प्राइवेट सेशन होती है, नाम से क्लियर है प्राइवेट सेशन, ठीक है? प्राइवेट सेशन में क्या होता है कि आप अपनी पार्टी लाइन एंड एजेंडा से इतर भी जाके बात कर सकते हो, बात को रख सकते हो, ठीक है? अब बहुत अ, एक बार जब हम इस सेशन को जब हम खत्म कर लेंगे, आपकी जो भी क्वेश्चन है आप लाइक इनबॉक्स में लिख दो। उसके बाद एक कोई सारी चीज़ों को क्वेश्चन को बता देगा, फिर हम उसको आंसर करते जाएँगे। आपके जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको लिखते जाओ। लास्ट में हम सारे क्वेश्चन का आंसर एक साथ ही सबको दे देंगे, ठीक है? तो ये था कि आप अपने पार्टी लाइन के अगेंस्ट नहीं जाके बात कर सकते हो, ठीक है? नहीं, नहीं, पार्टी लाइन एजेंडा ऐसा कुछ नहीं होता है। चीज़ों को हम थोड़ा समझने की, थोड़ा और ईज़ी समझने की कोशिश करते हैं।
हो सकता है आपका पहला इंडियन कमिटी हो, पहला एमयूएन हो, इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में ना आ रही हो, ठीक है? बट इतना समझो कि जो एआईपीपीएम कमिटीज़ होती हैं, जो नॉन प्रोसीज़रल कमिटीज़ होती हैं, उनका वो समझना बहुत ईज़ी है, ठीक है? ये जो आपका प्रोसीजर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ओपनिंग स्टेटमेंट बता रहा हूँ, पब्लिक सेशन बता रहा हूँ, प्राइवेट सेशन बता रहा हूँ, ये आपका सेम एआईपीपीएम के लिए भी जाएगा, सेम आपका सिटीज़न डायलॉग के लिए भी जाएगा, सीडी के लिए भी जाएगा। दोनों में जो सेशन होगी, वो बिल्कुल सेम सेशन होगी। पब्लिक सेशन एंड प्राइवेट सेशन एंड ओपनिंग स्टेटमेंट, फिर अगर हमारे पास टाइम बचता है तो प्रेस रिलीज़ करते हैं, ओपन डिबेट करते हैं, ठीक है? तो ये जो है, ये दोनों ही सेशन में बिल्कुल सेम होगी, ठीक है? दोनों का जो प्रोसीजर होता है, वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है? उसके बाद थोड़ी-सी जो पोर्टफोलियो को लेके चीज़ें होती हैं, वो ही थोड़ी बहुत अलग होती है। अभी जैसे हमने एआईपीपीएम की पूरी हिस्ट्री को जाना, करंट कॉन्टेक्स्ट में जाना, ठीक है? एक बार जब हम एआईपीपीएम को खत्म कर देते हैं, फिर हम सिटीज़न डायलॉग पे भी आते हैं। उसकी भी थोड़ी हिस्ट्री, थोड़ी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों ये प्रैक्टिस में है, क्यों कराया जाता है, ठीक है? तो अभी हम आते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेशन पे। पब्लिक एंड प्राइवेट सेशन में जैसे हमने जाना, ठीक है? कि एक में जैसे यूजुअली हम जानते हैं मीडिया होती है, नहीं होती है, बहुत कॉमन सा डायलॉग है, बट ये चीज़ है कि हमें अपने पार्टी लाइन के बारे में, पार्टी लाइन के विदिन एक में बात करनी होती है, दूसरे में हम पार्टी लाइन को क्रॉस करके भी बात कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, जो एक्चुअल चीज़ें हैं उसको रख सकते हैं। दूसरे में क्या होता है कि यूजुअली जो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट एंड पब्लिक सेशन होता है, उधर हम नेशनल पॉलिसीज़, नेशनल एजेंडा, इनके बारे में बात कर सकते हैं। बट जो हमारा प्राइवेट सेशन होता है, वो हमारा यूटिलाइज़ेशन को लेके होता है कि हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आपको जितनी डीप नॉलेज होगी अपने पोर्टफोलियो के बारे में, आप प्राइवेट सेशन में उतना ही बेहतर कर पाओगे, ठीक है? जो हमारा प्राइवेट सेशन होता है, जो पब्लिक सेशन होता है, उसकी मार्किंग भी थोड़ी डिफरेंस होती है, ठीक है? यूजुअली क्या होता है कि जो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होता है या जो हमारा पब्लिक सेशन होता है, उधर जो मार्किंग होती है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 नंबर का एक सेशन है, ठीक है? तो उधर जब आप स्पीच जब आप अपनी दे रहे हो, ठीक है? तो आपके 10 में से 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर आते हैं। बट जो आपका प्राइवेट सेशन होता है, प्राइवेट सेशन की मार्किंग थोड़ी अलग होती है। इसकी मार्किंग होती है 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है? वो 0 जब आप ऐसा कुछ पॉइंटर्स बोलते हो प्राइवेट सेशन वाला, तो वो जो 0 होता है वो 0.25 होता है, फिर 50 होता है, फिर 75 होता है, फिर 1 होता है। ठीक है? बट पहले जो 2 सेशन होंगे उधर क्या होता है कि आपका 10 में से 6 भी लग जाता है, 7 भी लग जाता है, 4 भी लग जाता है, 2 भी लग जाता है। बट जो हमारा प्राइवेट सेशन होता है इसकी मार्किंग 0 से स्टार्ट होती है, 0.25 जैसे-जैसे पॉइंटर्स आते जाते हैं, जैसे-जैसे आप अपने पोर्टफोलियो को यूटिलाइज़ करते जाते हैं, ठीक है? जैसे-जैसे आप अपने पोर्टफोलियो रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करते जाते हैं, वैसे-वैसे आपके पॉइंट्स 25, 0.25, 0.25 बढ़ते जाते हैं, ठीक है? उसके बाद ये हमारा था पब्लिक एंड प्राइवेट सेशन, ठीक है? पब्लिक एंड प्राइवेट सेशन में आपको बस ये करना है कि आपको एक में नेशनल पार्टी एजेंडा के बारे में बात करना है, स्टैंड के बारे में बात करना है। प्राइवेट सेशन की स्पीच बिल्कुल आपकी ईज़ी है। मैंने आपको बोला था माई नेता पे अपने प्रोफाइल को पढ़ लो, उधर अपने प्रोफाइल को पढ़ लेना, थोड़ा लोकल समीकरण कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है? लोकल मुद्दे देख लेना। इन सारी चीज़ों को लेके आप अपनी प्राइवेट सेशन की स्पीच बनाओगे। आप अपने पोर्टफोलियो को सेंटर में रखते हुए अपनी लिस्ट बनाओगे। बट 2 जो पहले वाली सेशन है उसमें आप नेशनल पॉलिसी, नेशनल एजेंडा को रखते हुए आप अपने स्पीच बनाओगे। प्राइवेट के अंदर की स्पीच जो होगी वो आपके पोर्टफोलियो सेंट्रिक होनी चाहिए, ठीक है? तो ये डिफरेंस है कि एक में नेशनल एजेंडा इन सब के बारे में, दूसरा पोर्टफोलियो के बारे में हमें बात करना है, उसको हमें यूटिलाइज़ करना है। तो ये डिफरेंस है आपके पब्लिक एंड प्राइवेट सेशन के अंदर। उसके बाद जो हमारा तीसरा सेशन होता है वो ओपन डिबेट होता है, ठीक है? फ्लोर ओपन होता है। देखो, एआईबीपीएम जो है इंडियन कमिटी की सबसे ईज़ी कमिटी है। सबसे ईज़ी कमिटी क्या है कि यहाँ सारी चीज़ें नाम से ही क्लियर है। पहला सेशन ओपनिंग स्टेटमेंट, नाम से ही क्लियर है ओपनिंग स्टेटमेंट। मतलब आपको 60 सेकंड, 90 सेकंड जो भी टाइम डिसाइड होता है, उस पे आपको अपनी बात रखनी है उस एजेंडा के ऊपर, ठीक है? पब्लिक सेशन में वो बात रखनी है जो कि देश के हित में हो, ठीक है?
प्राइवेट सेशन में वो बात रखनी है जो आपके एजेंडा से, जो आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड हो, ठीक है। ओपनिंग फिर उसके बाद आते हैं ओपन डिबेट पे। नाम से बिल्कुल क्लियर है, ओपन डिबेट, ठीक है। इधर फ्लोर ओपन होता है। इसमें भी दो तरीके की डिबेट होती है ओपन डिबेट में। एक तो ये होती है कि ओपन डिबेट हो रहा, आप एक दूसरे से लाइक क्रॉस डिबेट कर रहे हो। दूसरी ये होती है कि जब तक मॉडरेटर को सही लगता है तब तक डिबेट आप बोल सकते हो उस टॉपिक के ऊपर। तो ये दो तरीके से कराई जाती है, ठीक है। तो हमने ओपनिंग स्टेटमेंट देख लिया, हमने पब्लिक एंड प्राइवेट देख लिया। हमने ये जाना कि जो पब्लिक में है उसमें हमें नेशनल इशूज, नेशनल एजेंडा, नेशनल पॉलिसीज के बारे में बात करनी है। प्राइवेट में हमें अपनी स्पीच को पोर्टफोलियो सेंट्रिक रखना है, हमें पोर्टफोलियो के बारे में बहुत डीप, थोड़ा-सा वहाँ की कैलकुलेशन वगैरह को देखते हुए अपनी स्पीच बनानी है, ठीक है। ओपन डिबेट हमने देख लिया कि क्रॉस डिबेट भी हम करा सकते हैं, जब तक स्पीकर को सही लगता है तब तक हम डिबेट करा सकते हैं। उसके बाद एक प्रेस रिलीज़ होता है कि हमने 2 दिन के डिबेट में कौन-कौन सी चीज़ों को डिस्कस करा। उसके ऊपर एक प्रेस रिलीज़ होता है। फिर अगर हमारे पास टाइम बचता है तो फिर हम एक और पब्लिक या प्राइवेट सेशन कर सकते हैं, ठीक है। बट 3 चीज़ें मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया मैंडेटरी है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर आपका पब्लिक का, प्राइवेट का, ओपनिंग स्टेटमेंट का, ये सिटीज़न डायलॉग और एआईपीपीएम दोनों के लिए ही सेम होगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो जैसे ही एक स्पीकर ने अपनी स्पीच दी, ठीक है, उसके बाद जो स्पीकर होते हैं वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं आपको, ठीक है। रिकॉग्नाइज़ करते हैं पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए, पीओआई के लिए। पीओआई नाम पे नहीं जाना है, बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है। पीओआई का मतलब है क्वेश्चन पूछना, ठीक है। हर स्पीच के बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। जो पीओआई होते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर होते हैं, और जो सब्स्टैंटिव होते हैं, ठीक है। सब्स्टैंटिव के अलावा जो आपके पीओ और पीओआई होते हैं वो दोनों तरीके से होते हैं, ठीक है। वो वर्बल भी होते हैं, वो रिटन भी होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो जो आपका पीओआई है उस पे आते हैं पहले, ठीक है। पीओआई का मतलब जैसे एक स्पीकर ने अपनी स्पीच खत्म करी, उसके बाद ईबी रिकॉग्नाइज करते हैं। सपोज आपको अपना प्ले कार्ड ऊपर करना है, आपका नाम रिकॉग्नाइज किया जाता है, फिर आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्वेश्चन पूछने के बाद अगर आपको फिर से अगर कुछ जवाब देना है तो आप प्ले टू फॉलो अप स्पीकर से माँग सकते हो, उनके अप्रूवल के बाद फिर आप दोबारा जवाब दे सकते हो। बट पीओआई का जो बेसिक मतलब होता है वो क्वेश्चन पूछना होता है, हर स्पीच के बाद होता है। या एक आपको चिट पैड मिलता है, चिट पैड पे आप पर डे का कैप होता है 5 का, 10 का, उधर जो आपका कॉन्सेप्ट है उधर आप पूछ सकते हो। उसके ऊपर आपको चिट्स पे पीओआई लिखना होता है, साइड में वाया ईबी लिखना होता है, टू लिखना होता है, फॉर्म लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना क्वेश्चन फ्रेम करना होता है। क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद, क्योंकि पीओआई एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो नीचे आपको अपना क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, ठीक है। तो ये आपका रिटन का होता है। बट आप जब वर्बली पूछते हो, आप सीधा आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आप उठोगे अपनी जगह क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है, आप बैठ जाओगे, आपके क्वेश्चन के नंबर लग जाते हैं। ये पीओआई होता है। पीओआई जो होता है या पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है वो आपका प्राइवेट के अंदर नहीं होता है। प्राइवेट सेशन के अंदर पीओआई या पीओ नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज है आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? अगर कोई स्पीच दे रहा है, अगर किसी स्पीच के अंदर कुछ फैक्चुअली गलत है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल गांधी ने अपनी स्पीच दी। उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर बोला कि जो इंडिया की कैपिटल है वो मुंबई है, ठीक है। तो जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पूछा जाएगा आपसे, तो आपको अपना प्ले कार्ड ऊपर करना है, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। उसके बाद आपको एक इसका फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट होता है कोट और अनकोट का, ठीक है। तो जैसे मान के चलो राहुल गांधी ने बोला कि इंडिया की जो कैपिटल है वो मुंबई है। आपने अपना प्ले कार्ड रेज किया, आपको रिकॉग्नाइज किया गया, आप बोलोगे ऑन द स्पीच ऑफ राहुल गांधी, कोट जो उन्होंने गलत बोला कि इंडिया का कैपिटल मुंबई है। अनकोट करोगे कि इंडिया का कैपिटल मुंबई नहीं दिल्ली है, ठीक है। ये जो कोट और अनकोट वाली चीजें होती है, ये सेम चीजें आपकी चिटपैड पे होती है, और सेम आपका वर्बली भी होता है, ठीक है।
चिटपैड पे आप ऊपर पॉइंट ऑफ ऑर्डर POO लिखोगे, साइड में वाया EB लिखोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑन द स्पीच ऑफ लिखोगे, फिर पहले फ्रॉम लिखोगे कि कौन चिट्स लिख रहा है, ठीक है। इसमें आप टू की जगह ऑन द स्पीच ऑफ राहुल गांधी लिख सकते हो, फिर कोट एंड अनकोट कर सकते हो। कोट में जो गलत स्टेटमेंट उन्होंने कोट करी है उसको लिखोगे। अनकोट के अंदर आप लिखोगे कि क्या सही आंसर है, फिर उसको आप अनकोट करोगे, ठीक है। तीसरी जो चीजें होती है, जो तीसरा चिट्स होता है वो होता है सब्सटैंटिव चिट्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सारा रिसर्च करके लेके आए हो, या आपको समय नहीं दिया गया, ठीक है, या कुछ और रीजन होगा जिसकी वजह से आप अपने पॉइंट्स नहीं रख पाए, तो उसको आप क्या करोगे कि आप चिट्स के अंदर लिख के आप दे दोगे, ठीक है, जो भी आपके पॉइंट्स होंगे। ऊपर आप सब्सटैंटिव चिट्स लिखोगे, फ्रॉम लिखोगे, टू EV लिखोगे, ठीक है। आपके जो भी पॉइंट्स हैं उनको आप लिख के EV को सबमिट कर सकते हो, उसके आपके पॉइंट नंबर लग जाते हैं। तो बेसिकली जो चिट्स हमारी होती है, POI की होती है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर की होती है, सब्सटैंटिव की होती है। तीन मेन चिट्स होती है। POI का मतलब आप क्वेश्चन पूछोगे वर्बली। PO का मतलब अगर फैक्चुअल इनक्रेसी है तो उसको आप पूछ सकते हो, ठीक है। PO को रिटर्न रखने का क्या मतलब है, जैसे कोई भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेके आता है तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो होता है वो थोड़ी सी टेक्निकल चीजें होती है, ठीक है। टेक्निकल चीजें होती है तो उसको वेरीफाई करने में, उसके सोर्सेज ढूंढने में टाइम लगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक स्पीचेस के बाद 3-4 लोग पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेके आ जाते हैं, तो हमें हर चीजों को वेरीफाई करने में टाइम लगता है। तो टाइम को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उनसे हम रिटर्न में मंगा लेते हैं, ठीक है। रिटर्न में हमने उनसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर मंगा लिया 3-4 लोगों का, बाद में वेरीफाई करके जिनका सही हुआ उनकी रूलिंग दे दी जाती है। बट अगर कोई एक है, हमारे पास टाइम है, तो हम वर्बली ले लेते हैं, ठीक है। तो ये था आपका POIs था, पॉइंट ऑफ ऑर्डर था, सब्सटैंटिव चिट्स था। ये आपके जितने भी हम प्रोसीजर डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो ओपनिंग स्टेटमेंट हो, पब्लिक सेशन हो, प्राइवेट सेशन हो, ये आपके सिटीजन डायलॉग एंड AIPPM दोनों के लिए सेम होते हैं। दोनों का प्रोसीजर भी सेम होता है, बस पोर्टफोलियो के जो नाम वगैरह होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका। अब आपका AIPPM के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सिटीजन डायलॉग के बारे में, ठीक है। सिटीजन डायलॉग क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। जैसे हमने AIPPM का कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है, AIPPM के कॉन्सेप्ट को हमने जानने की कोशिश करी, ठीक है। हमने उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करी कि कहाँ से उसका हिस्ट्री स्टार्ट हुआ था, ठीक है, किस सिचुएशन में उसको लेके आया गया था। हमने 1926 से AIPPM को डिस्कस करना स्टार्ट करा था। वैसे ही अब हम आते हैं थोड़ा सा इतिहास, 2 मिनट जानने की कोशिश करते हैं कि सिटीजन डायलॉग का क्या मतलब है, क्यों लाया गया, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ठीक है। कितने लोग हैं जो पहली बार सिटीजन डायलॉग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, काफी लोग हैं जो सिटीजन डायलॉग से हैं इधर, ठीक है। सिटीजन डायलॉग को जानने समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक आपने देखा होगा कि कई बार आपको सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस दिखते होंगे कि पुलिस वालों ने पकड़ के किसी को पीटना स्टार्ट कर दिया, या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उन्होंने किसी के साथ लाइक अच्छा बिहेव नहीं किया, ठीक है। या फिर जो सरकारी काम जितने भी होते हैं वो ये माना जाता है कि बहुत डिले होते हैं, बहुत स्लो होते हैं, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को टैकल करने के लिए, ठीक है, रिसेंट में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हुई हैं जहाँ लोग नॉर्मल सा कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन गए हैं और उनको पकड़ के पुलिस वालों ने पीटना स्टार्ट कर दिया है, उनके साथ बुरा बिहेव करना स्टार्ट कर दिया है। इस तरीके की जो केसेस थी, वो 1996 के अराउंड में बहुत पीक पे जा रही थी इंडिया में, ठीक है। 95 से ऐसी चीज़ें हुई थी कि लोग कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन में जाते थे, पुलिस वाले उनको पकड़ के पीटना स्टार्ट कर देते थे, या रास्ते में बहुत सारी चीज़ें होती थी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा, ठीक है। तो इन चीज़ को टैकल करने के लिए सबसे पहली बार 1997 में एक सिटीजन चार्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है इंडिया के अंदर,
जो कि इंस्पायर्ड था 1991 के यूके के चार्टर से, ठीक है। ये जो जब आप जा रहे होगे किसी पुलिस स्टेशन में, आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, उसमें बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं। आपने कहीं ध्यान दिया होगा, आपने हॉस्पिटल में पढ़ा होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आपने गवर्नमेंट दफ्तर जितने होते हैं उधर पढ़ा होगा, पुलिस स्टेशन में पढ़ा होगा। तो वो जितनी चीजें वो बड़े से बोर्ड में लिखा रहता है आपकी सुविधा के लिए, ठीक है, वो इंस्पायर्ड है सिटीजन चार्टर से, ठीक है। इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ठीक है, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना, ठीक है। सिटीजन चार्टर को 1997 में इंट्रोड्यूस ही इसीलिए किया गया था कि जो गवर्नमेंट का एक्शन प्लान है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना, उसको इफेक्टिव बनाना, इसके लिए ही हमने इंट्रोड्यूस किया था सिटीजन चार्टर को 1997 में, ठीक है। इसके बाद अभी रिसेंट की आई थिंक 11 जनवरी 2025 के आसपास की बात है, ठीक है। आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर थे, ठीक है, जो डिजिटल क्रिएटर थे, उनसे उन्होंने बात करी थी, उनको अवार्ड दिए थे, ठीक है। या आपने समय-समय पे सुना होगा कि एक और परीक्षा पे चर्चा प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। उसके बाद अलग-अलग कैटेगरी के लोगों से बात करते हैं, अलग-अलग जगह के लोगों से बात करते हैं, ठीक है? तो ये जो सारा जो बातचीत होता है, ये जो सारी मीटिंग होती है, ये सारा जो पार्ट है, वो पार्ट है सिटीज़न डायलॉग का, ठीक है? सिटीज़न डायलॉग इसलिए गवर्नमेंट सिटीज़न डायलॉग जो होता है, वो गवर्नमेंट और सिटीज़न के बीच में होता है, गवर्नमेंट ऑफ़िशियल और सिटीज़न के बीच में होता है, ठीक है? जैसे हमने एआईपीपीएम में देखा कि सारी पार्टीज को बुला के कॉमन एजेंडा पे बात करी जाती है, ठीक है? वैसे ही यहाँ क्या होता है कि सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच की अलग-अलग टॉपिक पे गवर्नमेंट फंक्शनिंग को स्मूथ बनाने के लिए, उसको बेहतर इफेक्टिव बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, अकाउंटेबल बनाने के लिए सिटीज़न डायलॉग का ऑर्गेनाइज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि एक कनेक्शन बन सके गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में, सिटीजन के बीच में, ठीक है? सिटीजन डायलॉग में क्या होता है यूजुअली कि अलग-अलग अ, एरिया के जैसे अभी हमने डिस्कस किया डिजिटल क्रिएटर को लेके प्राइम मिनिस्टर की अभी हुई थी जनवरी में भारत मंडपम में। वैसे ही आपने देखा होगा कि कभी-कभी फ़िल्म स्टार्स के साथ, कभी आर्मी पर्सनल के साथ, ठीक है? इन लोगों के साथ प्राइम मिनिस्टर उनके बीच में जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ़िशियल उनके बीच में जानते हैं, उनसे सिटीज़न डायलॉग एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है? तो टाइम टाइम पे सिटीजन डायलॉग जो होता है ये स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, ठीक है, एक जुड़ाव हो सरकार और जनता का, इसलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट है सिटीजन चार्टर से जो 1997 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी, उससे इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा हिस्ट्री था सिटीज़न डायलॉग के बारे में। उसके बाद जब आपकी सिटीज़न डायलॉग की जब आपकी कमिटीज़ होगी 2 दिन, उस कमिटी में भी यही सारी चीज़ें होंगी, ठीक है? जैसे जो आपका पहला सेशन होगा, वो पब्लिक सेशन होगा, जो अभी हमने पब्लिक सेशन कह रहा हूँ, ओपनिंग स्टेटमेंट होगा, जो अभी हमने डिस्कस करा, जो आपको एजेंडा दिया जाएगा, उस एजेंडा के ऊपर आप अ, जो भी आपकी 90 सेकंड या 30 सेकंड की जो स्पीचेज़ हैं, ठीक है? उनको आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है? तो उसको जब आप प्रिपेयर करोगे वो आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट होगी सिटीजन डायलॉग के लिए। सेम आपकी पब्लिक एंड प्राइवेट सेशन जो हमने बताया, ठीक है? वो सेम प्रोसीजर जैसे एआईपीपीएम के अंदर फॉलो होता है, जो हमने डिस्कस करा, चाहे वो चिट्स का हो, चाहे वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर का हो, ठीक है? इन सारी चीज़ों को जैसे हमने उधर फॉलो किया, सेम वैसा ही सिटीज़न डायलॉग में फॉलो किया जाता है। एक तरीके से अगर हम इसके थोड़ी बेसिक को समझने की कोशिश करेंगे, तो बेसिक भी ऑलमोस्ट सेम है। एक जगह हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, दूसरी साइड हम गवर्नमेंट और सिटीज़न के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अकाउंटेबिलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए चीज़ों को करते हैं, ठीक है? तो ये था आपका सिटीजन डायलॉग
ठीक है, और एआईपीपीएम दोनों का प्रोसीजर पब्लिक प्राइवेट, ओपन डिबेट, ओपनिंग स्टेटमेंट, ये सारी चीजें आपका सेम होगा। बस हमें उसके लाइक नेचर को समझने की जरूरत है कि क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है। एआईपीपीएम का जो हमने हिस्ट्री देखा या जो हमने सिटीजन चार्टर के बारे में देखा, ये दोनों जो हैं इनका पर्पस अलग अलग है, बट जो मेन ये है वो एक ही है कि एक डायलॉग को स्टैब्लिश किया जा सके जो कि गवर्नमेंट के बेहतरी के लिए, पब्लिक के बेहतरी के लिए काम में लाया जा सके। ठीक है, तो ये था आपका एआईपीपीएम और सिटीजन डायलॉग। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। जो भी आपकी क्वेरीज है आप उसको एक बार चैट बॉक्स में लिख दो। वरना अगर कोई इधर है तो वो सारे क्वेश्चन एक बार आप बताते जाओ, उसका हम आंसर करते जाते हैं। Right, sir. So this question is so that here we don't have a specific portfolio, right? And everything that we speak is from our own, that is specifically about a citizen's dialogue. अच्छा, जब आपने रजिस्टर्ड करा है आपको कंफर्मेशन मेल आया है, उधर आपको कोई पोर्टफोलियो या ऐसा कुछ अलॉट किया गया है? Sir, the portfolios in citizen dialogues are like citizen 1, 2, teacher 1, 2, so regarding that area or profession. ठीक है, इधर क्या है कि दो तरीके से होता है। ठीक है, सिटीजन डायलॉग में दो चीजें होती है। ठीक है, एक तो ये होता है कि हम किसी स्पेसिफिक एरिया के लोगों को बुला रहे हैं तो उनका हमें नाम याद होता है कि मानिए चलो हम डिजिटल क्रिएटर को बुला रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता होता है कि इन डिजिटल क्रिएटर का नाम ये है। बट जो दूसरा तरीका होता है कि एक रूम में अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं। ठीक है, उन अलग अलग फील्ड में हो सकता है कहीं से भी लोग आ सकते हैं। तो हो सकता है कि जो गवर्नमेंट हो या जो उसको होस्ट कर रहे हो, उन्हें उनका नाम नहीं पता हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में उनको सिटीजन 1 या सिटीजन 2 कह के हम उनको बुला सकते हैं। बट जो आपका सिटीजन 1 एंड सिटीजन 2, 3, 4 जो भी आपको दिया गया है, वही 1, 2, 3 ही आपका पोर्टफोलियो है। क्लियर है? Okay, sir. So the next question is about providing a summary of the research portion. That, sir, we will do after the session. The recorded session and the notes will be provided to the delegates, so you don't have to do that. I'll move on to the next question. That is, can the people in the private session criticize their party strongly? हाँ, एक चीज ये है, इसमें एक चीज हमें देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है कि लोग समझते हैं कि अगर हम अपने पार्टी लाइन अगेंस्ट जाने का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल ही हम यू टर्न मार दे। ऐसी चीजें नहीं होती है। आप क्रिटिसाइज थोड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, कल का एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अभी बिहार में इलेक्शन नवंबर में है, अपकमिंग नवंबर में। ठीक है, एनडीए में एनडीए में 4-5 पार्टीज हैं। ठीक है, जेडीयू है, बीजेपी है, एलजेपी है, हम है। ठीक है, फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। ये सारे एक एनडीए अलायंस के अंदर हैं। ठीक है, उधर क्या हुआ कि कल जितनी सीट जीतन राम मांझी की पार्टी जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, तो उतनी सीट उनको नहीं मिली। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो बिल्कुल मीडिया में आके अपनी ही अलायंस के बिल्कुल अगेंस्ट हो जाए। उन्होंने क्रिटिसाइज किया, बट थोड़ा बेहतर तरीके से क्रिटिसाइज किया। बेहतर तरीके से कैसे क्रिटिसाइज किया? उन्होंने अपनी स्पीच में ये बोला, जब वो मीडिया से मिलने आए, उन्होंने बोला कि जो पार्टी है, जो आला कमान है, वो जितनी सीट हमें उन्होंने 6 सीट दी है, इसका मतलब ये है कि वो जो हमारी जो पावर है उसको वो कम देखते हैं। ठीक है, इसका नुकसान हमें हो सकता है आने वाले इलेक्शन में। उन्होंने यही बात बोली कि इसका नुकसान हमें हो सकता है आने वाले इलेक्शन में। उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि वो उस मीटिंग से निकले और उन्होंने अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके अपनी ही गवर्नमेंट को लाइक बिल्कुल बुरा भला कहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने बेहतर तरीके से क्रिटिसाइज किया। यूजुअली कॉलेज के स्कूल के लोग हैं, ठीक है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है,
सारे एजुकेशनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो एक जो आपके विरोध करने का तरीका होता है, जो क्रिटिसाइज़ करने का तरीका होता है, वो तरीका आपका ऐसा होना चाहिए कि कल को जिसको आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, उससे अगर आप मिलते हो, ठीक है? तो आप उससे कम से कम बातचीत कर सकते हो। तो क्रिटिसाइज़ करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप उलट हो जाओ, उसको बेहतर तरीके से कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है, क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, हमें इस पे ध्यान देना होता है। यस, नेक्स्ट। Uh, so the next question is that is it important to keep the speeches in English, that is a mixture of Hindi and English? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। आप ये जो भी कमिटीज़ होती हैं, ये बाइलिंगुअल कमिटीज़ होती हैं। आप हिंदी में भी बोल सकते हो, आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो। आप कुछ लाइन ऐसा होता है कि आप इंग्लिश में बोल लो, कुछ हिंदी में बोल लो, बाइलिंगुअल कम्युनिटी है, मिक्स चलती है। बट हाँ, जब आप चिट्स लिखते हो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी चिट्स हो, वो या तो पूरी इंग्लिश में आप लिखो या पूरी लाइक देवनागरी में लिखो। ये ना हो कि आप इंग्लिश लिख रहे हो, ठीक है? या स्पीच के टर्म में इंग्लिश चल सकता है, बट चिट्स का जो होता है, चिट्स के टर्म में नहीं हो सकता है, या फिर आप जो व्हाट्सएप पे आप जो लैंग्वेज लिखते हो, वो चीज़ें आप चिट्स में नहीं लिख सकते हो। Right. यस, The next question is, sir, that if you can elaborate on the party line with regards to AIPPM with an example. ठीक है। मैंने अभी पार्टी लाइन के बारे में बात करी, ठीक है? ये कोई बिल्कुल ऐसा वर्ड नहीं है पार्टी लाइन जो कि बहुत हेवी वर्ड हो। एक सिंपल सी चीज़ ये मानी जाती है कि अगर आप किसी पार्टी में हैं, किसी अलायंस के पार्ट हो, तो उस पार्टी का जो एजेंडा है, जो स्टैंड है, आप उसको क्रॉस करके बात नहीं कर सकते हो। मैंने आपको एक राहुल गांधी का और पीएम का एक एग्ज़ाम्पल भी समझाया था कि अगर कोई कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये नहीं है कि वो बीजेपी के फ़ेवर में ही बोलना स्टार्ट कर दिया। अगर वो बीजेपी के फ़ेवर में बोलना स्टार्ट करता है, अपने एजेंडा को छोड़ के, जो उसके पार्टी का एजेंडा है, उसको छोड़ के अगर बोलना स्टार्ट करता है, तो वो आपके पार्टी लाइन के अगेंस्ट है। ठीक है? Right. So the next question is regarding the citizens dialogue. So like there are different portfolios like Citizen One in CD. So what can be included in the speech and how to research for the questions and the speeches? ठीक है। एक चीज़ क्या है, जैसे हमने एआईपीपीएम में डिस्कस करा था कि यहाँ आपको एक एज ये मिल जाता है कि आपको आपका पोर्टफोलियो दिया गया रहता है, आपको आपका पोर्टफोलियो पता होता है। बट सिटीज़न डायलॉग में सिटीज़न 1, 2, 3 है, ठीक है? तो इधर आपको क्या करना है, इधर आपको आपके पोर्टफोलियो की वाली जो चीज़ें हैं, वो नहीं है, ठीक है? तो इधर जो आपका पूरा जो कंसंट्रेशन होगा, जो आपका रिसर्च का जो सेंटर होगा, वो होगा आपके टॉपिक के ऊपर। जो आपकी टॉपिक दी जाएगी, उस टॉपिक के ऊपर आपको अपना फ़ोकस रखना है, उस टॉपिक के बारे में बात करना है, ठीक है? सिटीज़न डायलॉग के अंदर ये पार्टी लाइन वाली चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है? तो इन सब के बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको बस जो आपका टॉपिक दिया गया है, मेनली आपको 3 चीज़ें देखनी है, 3 स्पीचेज़ बिल्कुल मैंडेटरी है जो आपकी होंगी। 3 जो आपको प्रिपेयर करना है, एक तो आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट की, दूसरी जो आपकी होगी वो पब्लिक सेशन की एंड प्राइवेट सेशन की। इसकी जो प्राइवेट सेशन होगी, वो बहुत सिमिलर होगी आपको एक 0 आवर जो होता है लोकसभा के अंदर, ठीक है? वैसी ही होगी, ठीक है? इधर आप थोड़ा-सा रिटॉरिक अपनी स्पीच को रख सकते हो। इसकी जो आपकी प्राइवेट सेशन की जो स्पीचेज़ होंगी, वो थोड़ी रिटॉरिक होंगी। बाकी जो 2 सेशन की होंगी, वो थोड़ी रिसर्च बेस्ड होंगी, थोड़ी डेटा बेस्ड होंगी, थोड़ी एनालाइज़ करके आप उसको बोलोगे। बट जो आपकी प्राइवेट सेशन की जो स्पीचेज़ होंगी, वो थोड़ी रिटॉरिक होगी। मीन्स रिटॉरिक होने का मतलब जो नेतागिरी वाली स्पीचेज़ होती हैं, जो यूजुअली आप देखते हो या सुनते हो, वैसी स्पीचेज़ आप रख सकते हो। The next question is, are the public speeches in CD related to a moderated caucus speech in UN committee? Is it like similar? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? पहली चीज़ है कि अगर आप इंडियन कम्युनिटी कर रहे हो, इधर चीज़ें काफ़ी अलग हैं, ठीक है? थोड़ा बस थोड़ा बहुत लाइक है,
मतलब दोनों के बीच में थोड़ा बहुत समानता है, बट दोनों ही बिल्कुल अलग चीज़ें, दोनों का पर्पस बिल्कुल अलग है, ठीक है? बट थोड़ा-सा अगर हम मॉडरेटेड कॉकस से रिलेट करके देखें तो जो सब एजेंडा उधर आपका होता है, वैसा ही सब एजेंडा होता है, बट पर्पस जो होता है, पर्पस बिल्कुल अलग होता है। The next question is that in CD, what would be the basic idea for researching if you're representing an organization, for example, NGO worker? ठीक है, तो जैसे आप एनजीओ वर्कर को रिप्रेजेंट कर रहे हो या डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उधर आपको जो रिसर्च का बे जो मेन तरीका आपको फाइंड आउट करना है, वो ये तरीका फाइंड आउट करना है कि उस पर्टिकुलर सेक्शन को, ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है? तो आपको उस कैटेगरी की जो प्रॉब्लम है, उसके बारे में आपको अपनी रिसर्च रखनी है, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एनजीओज़ का है, ठीक है? अगर आप प्रैक्टिकलिटी देखोगे एनजीओ की ज़मीनी स्तर पे तो काफ़ी डिफरेंस है, कंडीशन काफ़ी डिफरेंस है। जो गवर्नमेंट रन एनजीओ हैं, उनकी जो हालत है, वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ठीक है? इन सारे चीज़ों को आप जिस मतलब ज़ोन से आ रहे हो, जिस एरिया से आ रहे हो, ठीक है? जैसे आप प्राइवेट स्कूल टीचर्स हो, ठीक है? तो या फिर आप अभी मैंने स्क्रीन पे देखा आप एजुकेटर हो, ठीक है? तो आपके फ़ील्ड में आपको क्या परेशानी आ रही है, आपके फ़ील्ड में क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ऐसी क्या स्टेप ले सकते हैं, ठीक है? सिटीज़न डायलॉग में आप एक चीज़ क्या कर सकते हो कि सपोज़ आपने अपने जो आपका एरिया है, उसके सारे प्रॉब्लम को आपने मेंशन कर दिया, ठीक है? उसके बाद आपने क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनको मेंशन कर दिया। लास्ट के 5-10 क्योंकि प्रॉब्लम सारे लोग बताएँगे, ठीक है? लास्ट के 5-10 सेकंड में आप क्या कर सकते हो कि उसका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, उसको भी आप अपनी स्पीच के अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। Right. So the next question is how to make your speeches better, and like if you can provide certain tips and points, and क्या किसी को target कर सकते हैं in the speeches? हाँ, देखो टारगेट आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप टारगेट नहीं कर सकते हो। अगर आप एक्चुअल पार्लियामेंट की हियरिंग अगर आप यूट्यूब वगैरह पे आप देखोगे या अगर आपने कभी देखा होगा, तो उधर य होता है कि आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हो, बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है? आपका क्वेश्चन पूछना किसी को लाइक ऐसा नहीं है, वो उल्टा रिस्पॉन्सिबल बनाता है, अकाउंटेबल बनाता है, जो भी लोग रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, ठीक है? तो आप बिल्कुल टारगेट करके बोल सकते हो। दूसरी चीज़ है कि आपको आपके रिसर्च की चीज़ों को कैसे बेहतर करना है। आई थिंक ये रिकॉर्डेड सेशन है, जब आप थोड़ी स्टार्टिंग का देखोगे इस रिकॉर्डिंग को जो आपके साथ शेयर किया जाएगा, तो हमने 6-7 चीज़ों को डिस्कस करा था जो कि आपकी स्पीच को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाती है। उसके अंदर हमने देखा था ओरिजिन देखा था, रिलेटेड प्रोविज़न देखे थे, केस लॉज़ देखे थे, मिनिस्ट्रीज़ के रिपोर्ट देखे थे, कमीशंस के रिपोर्ट देखे थे, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं उनको देखे थे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को और भी जो अलग-अलग डेटा है जो आपके टॉपिक जो आपके पोर्टफोलियो को सपोर्ट करता है, उन सारी चीज़ों को हमने देखे थे। तो उन चीज़ों को जब आप अपने टॉपिक के अंदर जब आप लेके आओगे तो आपकी जो स्पीचेज़ हैं वो लाइक ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी क्योंकि 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि आप आओ सीधा आपने बोला बीजेपी ये कर रही है, कांग्रेस ये कर रही है, ठीक है? ये पार्टी ये कर रही है, ये ग्रुप ये कर रहा है, ये ग्रुप ये कर रहा है, ठीक है? उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? वही अगर आप अपनी स्पीच के अंदर डेटा डालते हो, फैक्ट्स डालते हो, इन सारी चीज़ों को डालते हो, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो स्पीच है या जो सुनने वाले हैं, उनको आपकी स्पीचेज़ जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव दिखेंगी, ठीक है? आप बहुत बेहतर तरीकों से विद डेटा, विद एनालिसिस आप चीज़ों को बेहतर समझा सकते हो, ठीक है? तो ये जो डेटा और एनालिसिस वाली चीज़ें हैं, ये आपके ओपनिंग स्टेटमेंट में और आपके लाइक पब्लिक सेशन में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। आपका जो प्राइवेट सेशन का स्पीच है, वो थोड़ा-सा आप उसको रेटोरिक रख सकते हो, थोड़ा-सा आप अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग यूटिलाइज़ कर सकते हो। आप अपने पोर्टफोलियो को रिप्रेज़ेंट कर सकते हो।
Okay, so to highlight to everyone in the meeting, if you did not catch any elaboration at any point, we will be sending the recorded session in the group along with the notes that we have taken during the session. So because of time constraints, we cannot go over that question again. But again, moving on to the next question, that if we don't have a proper organization in portfolio, then can we add our own statistics from our like targeted from our specific area of our own choice? कर सकते हैं, बट फिर एक वो चीज़ है कि आपके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो आप डेटा लेके आ रहे हो या जो आप अ, चीज़ों को रख रहे हो, उसका फिर क्या सोर्सेज़ है, आपसे सोर्सेज़ पूछा जा सकता है। तो बेहतर ये है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसा सेक्शन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलो, अगर हम सीनियर सिटीज़न की बात कर रहे हैं, ठीक है? आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर, बहुत सारी रिसर्चेज़ डेटा सीनियर सिटीज़न के ऊपर, एलजीबीटीक्यू के ऊपर, ठीक है? या इन्फ्लुएंसर जो आपके हैं, उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा डेटा अलग-अलग एजेंसीज़ का मिल जाएगा। ये आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी डेटा आप दे रहे हो, ठीक है? वो वैलिड सोर्स हो, गवर्नमेंट की एजेंसी का हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि किसी प्राइवेट सोर्स का डेटा आप कोट कर रहे हो। आप हिंदुस्तान टाइम, जी न्यूज़ का डेटा उठा के आप कोट कर रहे हो। Right. The next question is that how can the speech be different from the open debate if we target even in speech? सॉरी, एक बार दोबारा रिपीट करिए। How can the speech be different from the open debate if we can target even in speech? ठीक है। देखो, जो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया, जो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट है, जो आपका पब्लिक सेशन है, ठीक है? वो आपका डेटा ओरिएंटेड होगा, ठीक है? रिसर्च ओरिएंटेड स्पीचेज़ होंगी आपकी, ठीक है? बट जो आपकी प्राइवेट सेशन की जो आपकी स्पीचेज़ हैं, ठीक है? वो आपके पोर्टफोलियो को ध्यान में रखते हुए, लोकल कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए, इन चीज़ों को लेके होगा। The next question is that in AIPPM, if another representative personally targets my party or leader, how can I respond while staying within the rules of decorum? ठीक है। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, थोड़ा-सा प्रोसीजर वाली चीज़ें हैं। जब आप लोकसभा या राज्यसभा कर रहे हैं, तो उधर आपको एक टर्म, अगर आपने सुना होगा, राइट टू रिप्लाई आपके पास उपलब्ध होता है कि अगर किसी स्पीच में आपको डायरेक्ट टारगेट किया गया हो, तो आप अपने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इधर क्या होता है कि चूँकि ये नॉन प्रोसीजरल कमिटीज़ है, यहाँ ऐसा कुछ रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। यहाँ आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप मॉडरेटर से पूछ सकते हैं, अगर मॉडरेटर अलाउ करते हैं देन आप कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब आप प्राइवेट सेशन के अंदर हो, जिन्होंने आपको टारगेट करा है, आप नोट डाउन करके या अगले सेशन के अंदर आप भी उनके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, आप भी उनको टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट। Right. So we have to end with the session in like another 2 minutes. So I'll take 2 more questions. That is, कि किसी को like if someone is representing a language advocate, what to keep in mind, and can you go over the trusted sources, for example, newspapers, or what sites to use in statistical speeches? ठीक है, 2 चीज़ें हैं, जैसे आपने एडवोकेट के बारे में बात करी, ठीक है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी ग्रुप को जब आप रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, तो उस ग्रुप का क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना है कि वो ग्रुप क्या लाइक चीज़ों को लेके लाइक सफ़र कर रहा है, क्या उनके प्रॉब्लम है, उनके डे टू डे लाइफ़ में क्या-क्या चैलेंजेज़ आ रहे हैं, हमें उन पे फ़ोकस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने एडवोकेट वाली बात करी, अगर आप उन चीज़ों को लेके आते हैं, आप देख सकते हो कि एडवोकेट एक्ट में ही आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, जो इम्प्लीमेंटेड ग्राउंड लेवल पे नहीं देखने को मिलती है, ठीक है? या एलजीबीटीक्यू वाला ही अभी एक किसी ने पूछा था, अगर उन चीज़ों को आप देख सकते हो, तो उसपे जो कोर्ट का जो गाइडलाइन है, जो कोर्ट की सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी इस पे रिसर्च करने के लिए, ठीक है? हमें क्या करना है कि जो ग्राउंड लेवल पे जो उनकी प्रॉब्लम है, उस स्पेसिफिक कैटेगरीज़ की, उन्हें फाइंड आउट करके अपनी स्पीच के अंदर डालना है,
उसको थोड़ा सा सपोर्ट हमें देना है डेटा से, तब जो हमारी स्पीचेस हैं वो थोड़ी इम्पैक्टफुल हो जाएंगी। Right. Okay, thank you so much, Shadik sir, for taking this session. If anyone still have any doubts, we'll clarify it after the session is over. Like we still have 2 more sessions in the oncoming days, so we can take your questions and like another day or of the training program. We will send the training recording session to the respective community along with the notes that we have taken. Until then, thank you so much for joining. Thank you so much, Shadik sir, for imparting your knowledge to us. It was a pleasure to have you. Thank you so much and all the best to everyone. Thank you so much, sir. All of you may leave the session if you don't have any other queries or doubts.